गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जैसा कि आज सबको मालूम है और नहीं तो मैं अवगत करवा देता हूं, आज 23 अप्रैल, जी हां 23 अप्रैल प्रतिवर्ष वर्ल्ड बुक डे या विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको तो मालूम है गोयल साहब, 1995 से यह परंपरा शुरू हुई थी कि हर वर्ष एक तिथि, जैसे कल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे था, हम लोगों ने कॉफी में डिस्कस भी किया था, विश्व पृथ्वी दिवस था, ताकि उसके प्रति हमारे मन में चेतना जागृत हो। मैं नहीं कह सकता कितने लोगों के मन में चेतना जागृत हुई, लेकिन प्रतिवर्ष जो मैंने आंकड़ा कल पढ़ा है, 15 से 20 करोड़ लोग इस विश्व पृथ्वी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। जी हां, ठीक इसी तरह आज विश्व पुस्तक दिवस है। विश्व पुस्तक दिवस 1995 से सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर किसी तारीख को मनाने का एक ही लक्ष्य होता है, पुस्तक यानी एक ऐसा यंत्र जो किसी व्यक्ति को ज्ञान से भर सकता है यदि वो उसको सही ढंग से पढ़े, उसका सही ढंग से मनन करे, उसका सही ढंग से विवेचन करे। तो आज मैं अपने अनुज श्री रवि गोयल जी के साथ इसी चर्चा के लिए बैठा हूं। इनसे यही ज्ञान प्राप्त करना चाहूंगा कि विश्व पुस्तक दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में पुस्तक की क्या इंपॉर्टेंस या महत्ता हो सकती है। जी हाँ गोयल जी। वैसे तो इस सब्जेक्ट के ऊपर जो ज्ञान है वो आप ही दे सकते हैं, मैं नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई सामाजिक या पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूर्णतया एक ज्ञान के ऊपर आधारित सब्जेक्ट है और उसका पूर्ण ज्ञान तो आप ही को है। मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में इतना ही समझता हूँ कि जीवन में पुस्तक की ज़रूरत बहुत बड़ी है, खास तौर के ऊपर जब आज के युग में पढ़ने के लिए नेट हो गया या बुक्स की या कुछ इलेक्ट्रॉनिक किंडल बुक्स हो गई, किंडल बुक्स हो गई, तो ये सब चीज़ें। और हम आजकल ये भी देखते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो एक दिन परसों आप बता ही रहे थे कि एक स्टूडेंट ने आपको बताया कि हम जो भी कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सिर्फ हमारे मोबाइल पर ही दे रहे हैं। तो इस सिस्टम के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पुस्तक की अहमियत को कम कर दिया गया है। किस सिस्टम के अंदर आप कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो आज का मौजूदा दौर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी मैं सिस्टम के अंदर पूरा किस दौर रेफरेंस में आप कहना चाह रहे हैं? जैसे जब आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आने की, यही मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ठीक है आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स आने की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से पुस्तक की अहमियत कम कर दी गई है और स्टडी को सिर्फ कंप्यूटर तक, मोबाइल तक सीमित कर दिया गया है। ज़्यादा परसेंटेज उधर कर दी गई है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल तौर के ऊपर इससे कि जो हम स्टडी इन चीज़ों पर करेंगे, जो स्टूडेंट्स, उनको नॉलेज तो हो सकता है मिल जाएगी, लेकिन उनके पास लॉजिक्स की कमी रहेगी, उनके पास संपूर्ण ज्ञान की कमी रहेगी। नहीं, यदि नॉलेज उनको हमारा ई मीडिया दे रहा है, ई मीडिया से मतलब गजेट्स दे रहा है, तो फिर लॉजिक भी मिल जाएंगे। जब नॉलेज आ गई तो लॉजिक आ जाएगा। जरूरी लॉजिक बुक से नहीं आता, लॉजिक बुक्स को पढ़ते हैं और उसके मनन करने से आता है। मैंने भी यही कहा ना जी कि जो स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ेंगे जी, उनका मनन करेंगे, उनकी जो फिर मैं एक कोई भी 100% नहीं हुआ करती, जो उनकी लॉजिकल नॉलेज होगी वो उन स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा आगे होगी जो सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स को पढ़ेंगे। ये मुझे लगता है, बिल्कुल सही है इस मसले के ऊपर में, कि मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं मानता हूँ कि बुक्स को ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और कुछ आप पहले कहना चाहें? नहीं, बाकी आप बताइए थोड़ा सा। मैं आपसे पहले फिर ये प्रश्न है जी
और इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि बहुत सामान्य प्रश्न है। जी हम जब पुस्तक की बात कर रहे हैं और आपने गैजेट्स की बात कर दी, जी आजकल मैंने देखा है जी 2 साल का बच्चा होगा, उसके हाथ में मोबाइल होगा, बिल्कुल मोबाइल को वो गेम्स को खोल लेगा। 2 साल का बच्चा खोल लेगा। 3 4 साल 5 साल तक तो आते आते वो महारथी बन जाता है बिल्कुल। मोबाइल के महारथी हो जाते हैं बच्चे। अब मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। जी लगभग एक सप्ताह पहले मैंने पढ़ा था, फ्रांस ने बच्चों में जी मोबाइल के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। जर्मनी लगाने की सोच रहा है। अच्छा, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में भी ऐसा कोई नियम बनना चाहिए कि 5 या 7 साल तक बच्चे के मोबाइल में मोबाइल हाथ में मोबाइल नहीं होना। हाँ जी हाँ। क्यों इसलिए बैन उन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि जो बच्चों की आंखें हैं उनके खराब। विजन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि सिर्फ आंखों के विजन पर जो फर्क पड़ रहा है जी उनके दिमाग की जो सोच शक्ति होती है जी, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। उस पर बहुत फर्क पड़ता है। सोचने की जो शक्ति है मेरे हिसाब से वो कमजोर हो जाती है जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। नहीं, वैसे तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति ज्ञान बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक के प्रति ज्ञान बढ़ना एक अलग बात है, जी, जीवन दर्शन के प्रति सोच का होना एक अलग। बहुत बढ़िया बात की आपने, जीवन दर्शन के प्रति। जैसा कि मैं आपके सामने बैठ करके अपने आप को एक लाइव एग्जाम्पल मानता हूं जी कि मेरी क्वालिफिकेशन मैं पढ़ने में जी, अपने समय का सबसे वीक स्टूडेंट था। कोई भी वीक नहीं लेकिन- होता, हर स्टूडेंट ब्रिलियंट ही होता है। मैं ये मानता हूं कि मेरी जो सोच शक्ति है, जो मेरी जीवन दर्शन पर पकड़ है, वो ठीक है, बेटर है मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के तो कंपैरेटिव। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं इसका श्रेय समाज उस वक्त को देता हूं जब हम लोग खेलने के लिए बाहर जाते थे, जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे, जब हम सब लोगों के साथ मिलते थे, जब सभी परिवार इकट्ठे बैठते थे। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? वो मोबाइल लेकर के साइड में बैठ जाते हैं, मोबाइल में गुम हो जाते हैं, मोबाइल को ही देख रहे हैं, उसी गाने को वो जीवन समझ रहे हैं। उनको जीवन दर्शन मिल ही नहीं रहा। संस्कार कैसे? सबसे जीवन दर्शन में सबसे बड़ी चीज है संस्कार। संस्कार कैसे मिलेगा? मोबाइल से संस्कार नहीं मिलेगा। चलिए, मैं आपकी एक बात से पूरी तरह सहमत हूं जी। और मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया जी। जब आपने ये कहा कि हम लोग बाहर जाते थे। जी बाहर जाने का मतलब अपने हम उम्र के लोगों के साथ खेलते थे। बिल्कुल, बाहर से मतलब अपने गली मोहल्लों जी में। जी, कोई कहीं ना बहुत दूर कहीं नहीं। आपस में विचार विमर्श भी होता था, बिल्कुल होता था। चाहे वो अपरिपक्व हो। देखिए, जब वो बहुत तो छोटे उम्र के लोग- हिसाब से था ना। यही मैं कह रहा हूँ। 5 साल के बच्चे का विचार 5 साल के हिसाब से होगा, बिल्कुल 50 साल का विचार 50 साल के हिसाब से होगा। ये बात तो निकल के सामने आ गई जी। कि ये गजेट्स ने मानव को एक सीमा में बांध के रख दिया है। वो अपने ही दायरे में सीमित हो गया, वो पूरी तरह से अनसोशल हो चुका है। अनसोशल हो चुका। ये आप मेरी बात से एग्री करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात क्योंकि को कई मैंने बार मैं वो शब्द शायद उस हिसाब से ना नहीं, आपने बहुत सही कहा। मैं भी यही महसूस करता हूँ जी। कि आजकल के बच्चे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स में गैजेट्स में गजब की बात की है सर, है। लेकिन वो अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं जी। एक निश्चित समय के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुनिया से दूर कर दिया। हम एक समाज में रह रहे हैं गोयल साहब। जब समाज में रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं मानव को परमात्मा ने इतना बुद्धिशील बनाया है, किसी प्राणी को नहीं बनाया। जब हम दोनों साथ में बैठते हैं, मैं तो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ सीख के उठता हूं। मैं सही कह रहा हूं, मैं आपको ईमानदारी जी, ये आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन नहीं, मैं बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। यही सोच इंसान को ऊपर लेके जाती है। जो इंसान ये सोचे, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हुए, इसके ऊपर ये लॉजिक दे रहा हूं कि जब कोई भी इंसान ये सोचे कि मैं किसी के भी संसर्ग में आऊं, वो व्यक्ति मेरे से उम्र में, आयु में, ज्ञान में जितना मर्जी छोटा क्यों ना हो, पर हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ हो सकता है जिससे मैं सीख सकता हूं। अगर ये धारणा इंसान के अंदर आए तो सीखने की कोई लिमिट ही नहीं है। हम अपने से हर तरीके से
छोटे व्यक्ति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि भगवान ने किसी न हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर मैंने दिया आपसे कहा ना, मानव को कितना बुद्धिशील प्राणी बनाया है। बनाया है। अभी जो आपने बात कही, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि गजेट से हम सीख सकते हैं, किंडल बुक्स आ गई हैं, आप पढ़ के सीख सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं जी। लेकिन जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक ये सही नहीं लगेगा कि मैं सही हूं या आप सही हूं। आज हम दोनों साथ में बैठे हैं जी, तो कैसे मालूम चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं? और आजकल की सबसे बड़ी विडंबना ये है वो विचार कि से मानते हैं। बच्चा गजट लेके बैठता है, कंप्यूटर में लैपटॉप में मास्टरी कर लेता है, फिर वो अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझता है। यदि माफ करना, सबसे पहले मैं अपने बच्चे को कहूंगा, मैं आपको इसमें एक छोटी सी लाइव एग्जांपल देता जी हूँ। हमारे टच में रोज बहुत से लोग रहते हैं। जी एक 3-4 साल पुरानी बात होगी या थोड़ा उससे 5 साल पुरानी बात होगी। एक यंगस्टर था, कंप्यूटर्स का हर चीज़ का मास्टर, और इतनी फरकटेदा इंग्लिश बोलता था कि मुझे बड़ा मैं उससे प्रभावित होता था। मुझे किसी को किसी विषय के ऊपर कोई पत्र लिखना था जी, तो वो थोड़ा विषय भी जटिल था, उसमें इंग्लिश भी मैं जटिल बिल्कुल जानता सही था। कह रहे हैं तो आई रेफर टू दैट पर्सन जी कि यार तुम ये एक मेरे को ड्राफ्टिंग करके दो। जी। और जब उसने मुझे ड्राफ्टिंग करके दी तो बस ये समझ लो मैंने अपने सर को दीवार में नहीं मारा। इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी होगी उसने। इतनी उसकी गंदी इंग्लिश थी, अच्छा, गंदी थी राइटिंग के अंदर। हाँ। मैंने दीवार पर सिर पे कितना ये गंदा काफी लिख दिया। पुरानी वाक्य रहा और होगा। कोई उसमें लॉजिक नहीं था। हाँ, जी जी। मेरा विषय जो मैंने समझाया था, मुझे ये था कि उसको 10 गुना ज्यादा एलेबोरेट करेगा वो। भाई साहब, उसने बिल्कुल खत्म कर दिया। अब मैं थोड़ा सा बीच में मजाक कर लूं। जी, कर आपको तो एक ही दिन इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। जी यदि किसी व्यक्ति को 365 में से 250 दिन इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो जी, तो उसकी हालत क्या होगी? बिल्कुल। वो तो मृतप्राय कंडीशन में होना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते देखिए, हैं। क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में मैं कहूँ, विचार जो होते हैं, आप किसी के विचारों को पकड़ नहीं सकते। नहीं पकड़ सकते। विचारों का आदान प्रदान खास तौर के ऊपर जब आप किसी विषय पे बात कर रहे हो जिसके साथ उस विषय पर आपके और दूसरे के जो विचार हैं दुर्विरोधी हों, तो मैं इतना ही कहूंगा, विचार विमर्श होना चाहिए। उसमें 2 चीजों का होना जरूरी है। जी। कई बार हम अपने क्रोध और अहम के अंदर लॉजिक को छोड़ करके इलॉजिकल तर्क दे देते हैं। मैं भी देता हूं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल के बिना तो फिर समझ में नहीं इन आता। जनरल, अगर बस उसमें इंसान को ये जो सोचना चाहिए कि जो विचार विमर्श कर रहे हैं, चाहे सामने वाले के विचार मेरे से कितने मर्जी डिफरेंट क्यों ना हो, मुझे संयम और लॉजिक को नहीं छोड़ना है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपके सामने, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये संयम और लॉजिक मैं भी बहुत छोड़ता हूँ। एक नम्र निवेदन, हाँ यही मैं आपसे कहना चाह रहा मैं भी बहुत छोड़ता यही हूँ। नम्र निवेदन कर रहा था कि सामने वाले का हमें दिखाई देता है। अब इसको आप यहीं तक सीमित रखिएगा, इसमें तर्क मत कीजिएगा, क्योंकि समय ऐसा आ गया है। समय ऐसा आ गया। दूसरे की थाली की तरफ दिखाई देता है, दूसरा क्या खा रहा है, नहीं। अपनी थाली की तरफ हमको नहीं तो दिखता। क्या होता चलिए है? इस बात को हम यही समाप्त कर दिया। ऐसे नहीं ना। नहीं अब आपने हमारी कितनी अच्छी बातचीत में पॉलिटिक्स को ले नहीं, पॉलिटिक्स नहीं लाया। आपको कहते भी हैं पता है। राजस्थानी में या काल दूसरी की थाली में आपको जेदा भी कीना पता जा है। रहा है, आपको भी दूसरी पता है, की मुझे भी थाली पता में है। जेदा कीना जा रहा चलिए छोड़ है, दीजिए। मतलब इसको दूसरी छोड़ की दीजिए। थाली में जेदा हम अपने विषय से नहीं बढ़ते। चलिए अब अपने विषय पे आते पॉलिटिकल हैं। डिस्कशन करती चलिए रहिए। अब आ जाते हैं, चूंकि हमने आज परिसंवादी रखा है जी कि वर्तमान संदर्भ में जी, पुस्तकों की सार्थकता। मैं इसमें थोड़ा सा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर। अभी आपने बताया कि कुछ कंट्रीज ने बच्चों के लिए इसको बैन किया है। फ्रांस में मैंने पढ़ा है। फ्रांस में बिल्कुल। नहीं, बच्चे तो माँ बाप के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं जी। आप उन्हें बैन कैसे करोगे? देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी यूके में जी यदि बच्चा छोटा है, जी 5 साल से कम उम्र, जी मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जी यदि आप उसको पनिशमेंट फिजिकली देते हैं, जी बच्चा है, आपने भी अपने बच्चे को चांटा मारा होगा, मैंने भी कभी मारा होगा, जी मारते नहीं मारते हैं। भारतीय भय भी होए ना प्रीत, मैंने उस दिन भी कहा था। एक बार पुलिस को मालूम चल गया, उसने आके माता पिता को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया। तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो वस्तु आई है ना, आ गई है। वो ये पकड़ लेगी कि किस घर में कितने मोबाइल हैं
और उसका उपयोग कौन कर रहा है। ओके। मुझे इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है जो आपने प्रश्न किया है। एआई के माध्यम से कुछ ही मिनटों में यह मालूम किया जा सकेगा इस घर में कितने एडल्ट हैं, कितने छोटे बच्चे हैं और कौन कौन इस घर में उस मोबाइल का उपयोग कर रहा है। आज भी आपको मालूम है आपके मोबाइल की लोकेशन बहुत आसानी से ट्रेस की जा सकती है। ठीक है, चलिए ये तो आपने और एक साइंस का एग्जांपल दे दिया कि इससे ये चीज, तो अभी आपने एक बात एग्जांपल दिया कि 5 साल के बच्चे को यूएस का एग्जांपल दिया। जी जी, यूके का, कोई भी कंट्री। जी जी मुझे आपकी बात ये करते करते ना, अभी मैंने कुछ समय पहले एक फिल्म देखी थी जी, मैं फिर कहूँगा मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अच्छी फिल्मों से बहुत प्रभावित होता हूँ जी बिल्कुल, बहुत ये क्वालिटी है। उस फिल्म के अंदर रानी मुखर्जी का मेन कैरेक्टर था जो कि नॉर्वे में अपने बच्चे के साथ शिफ्ट करती है ड्यू टू द उसके हस्बैंड की जॉब की वजह से। वो अपने बच्चों को डांटती भी है, अपने हाथ से खिलाना भी खाती है। नॉर्वे सरकार के कुछ ऐसे कानून थे जिसके तहत उसके बच्चों को उससे छीन लिया जाता है। जी जी, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जी, वो कि बंगाली महिला है जी, उसने लगभग 5-10 साल तक वो इंडिया भी आ गई। इंडिया में रहते हुए भी उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने बच्चों को नॉर्वे गवर्नमेंट से नहीं तो परमानेंट उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था। जी हाँ। कारण क्या था कि उसके पूरा दिखाया गया था जी कि उसके घर के ऊपर में गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं जी, मतलब वहां ये दिखाया गया था कि शायद नॉर्वे के हर घर के अंदर सरकार के ठीक है, अधिकारी जाते हो हैं। सकता है, जी हाँ, वो अपने बच्चों को हाथ से खाना खिला रही है, वो जी। बहुत ही जबरदस्त उसके ऊपर में नेगेटिव पॉइंट बना दिया गया। मतलब वो हाथ से खाना क्यों खिला नहीं रही खिला सकते आप, तो आप बच्चे के पास नहीं सुला सकते, आप बच्चे को उसकी गलती पर नहीं डांट सकते। ऐसे ऐसी चीजें थी इस फिल्म के अंदर जो कि नॉर्वे गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल आपको पर्टिकुलर मैं फिल्म जी। का नाम नहीं बता रहा हूँ, बता सकता हूँ लेकिन मैं पूरी की पूरी फिल्म और रानी मुखर्जी इज द मतलब कि मेन कैरेक्टर। चलिए हम इस तो विषय में नहीं अपने आप को रखते हैं। विषय यही है हाँ। कि अगर सरकारें ये कहें, अब आपने उसमें एआई को लेके आए हो, वो एक अलग विषय है कि जी मेरा आपसे मतलब यही था। आपने क्वेश्चन किया था कि कैसे मतलब मेरे तब मैंने उदाहरण दिया अपने था। घर में बच्चे हैं छोटे, कल को मेरे नाती हैं, वो आते हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे 4-5 साल के नाती आते हैं, वो बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। आप उनको दे देते हैं? मैं नहीं देता हूँ, उनके बाबा देते हैं। सॉरी, भूल रहे हैं सर आप, मैं आपको तारीख के साथ बात करता हूँ। ठीक है। 25 फरवरी पटियाला, सायंकाल लगभग 4 बजे पटियाला में हम लोग, यू आर राइट, अपनी बेटी के यहाँ बैठे हुए थे। right. नहीं अब आई गॉट इट। उनके दादाजी बार बार उनको मना कर रहे थे कि बेटे मोबाइल वापस दो। आप कहते थे रहने दो जी, रहने दो, आपको वो स्टेप अच्छा याद है? 25 फरवरी तारीख बता रहा हूँ, संडे रविवार पटियाला, वहां जब भी जाता हूँ, हम अपनी बेटी के घर में बैठे, मेरा नाती मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके बस अब मेरा मोबाइल ले लेता, मतलब आप दे देते हैं, याद आ गया। मतलब वो चीज सिर्फ कहाँ होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जी, जब मैं वहां जाता हूँ, यहाँ नहीं देते हैं, ये भी यहाँ पर मेरा कंट्रोल डिफरेंट हो जाता है। बहुत सही है। वहां पर मैं आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बात मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप साल में एक बार जाएंगे वहां पे, और वो 15 मिनट मोबाइल, 3-4 जब वो यहाँ आएगा बच्चा 15-20 दिन नानी क्या रहेगा। ये बहुत, ये आपकी अप्रोच की मैं प्रशंसा करता हूँ। उस वक्त मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ जी, मैं उस वक्त अपनी बेटी से लड़ता हूँ जी कि ये तुम लोगों ने क्या कर रखा है जी, क्या वो बच्चों कुछ नहीं कर सकते, क्या कर, मतलब इस परिस्थिति के ऊपर में कानून क्या कर सकता है? वो तो चलो एक ही जो आपकी एआई कानून बहुत कुछ कर सकता है, वो अलग बात होगी। कानून बहुत कुछ कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो हमारे बच्चों के घर में इंटरफेयर करेगा, वो बच्चों की ग्रोथ में बाधा बन जाती है चीज। क्या करेगा? अगर जैसे नॉर्वे में घर में इंटरफेयर होता है, नहीं, ये इंटरफेरेंस नहीं, देखिए ये तो मैं समझ नहीं पाया कि वो हाथ से खाना क्यों खिला रहे हैं। अब बच्चों, ये हो सकता है नॉर्वे गवर्नमेंट का नियम, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मालूम है मैं उसके लिए तर्क कभी नहीं करता, मुझे भी नहीं मालूम, मैंने सिर्फ लेकिन यदि मोबाइल घटना पर आधारित है, यदि आपको लग रहा है कि आपका रेटिना जो इसमें नमी होती है वो खत्म तो होगी। मैं आपको अपना बता रहा हूं, मेरा सब मजाक किया करते थे आज से 2-3 साल पहले तक जी, जब सब कुछ, शायद आप भी करते हो क्योंकि शायद आपको ही मालूम होगा, जब मैं अखबार परसों भी आपके साथ गया था तो 5-7 अखबार उठा के ले आया था। ये एक चीज मैं बताऊं आप जी, मैं इस चीज का मजाक नहीं उड़ाता हूं, मैं अपने बेटे को कहता हूं
जी आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर तुमने कुछ जीवन की नॉलेज लेनी है, जी कुछ तार्किक बुद्धि बनानी है, तो न्यूज़पेपर पढ़ो। बहुत जरूरी है, मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, अब मेरे पास दैनिक भास्कर, मैं उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता हूं। जी। आज सुबह ही जैसे, आज मैं नहीं गया था न्यूज़पेपर लेने, रोज नहीं जा सकता, आज मैंने आपसे बताया, आज तो मैंने दैनिक भास्कर ई पेपर निकाला, हेडिंग बड़े बड़े पढ़े, उसके बाद पढ़ाई नहीं है मेरी। तो चलिए मैं एक अपने आप को बुजुर्ग कह सकता हूं, लेकिन यदि ये हमारी पीढ़ी इसी गति से आगे गजट्स को पढ़ती रही तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होगा। हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक में मास्टरी कीजिए, आप कम्युनिकेशन में आईटी में मास्टर बनिए, जैसी ही कोई इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले आप कैप्चर करने के लिए गिद्ध की दृष्टि रखिए, लेकिन गजेट्स इस दुनिया में अध्ययन का साधन नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। अब मैं कुछ दूसरी बातें भी बताना चाहूंगा, बताइए। ना जाने ये दर्शकों के लिए लाभदायक हैं या नहीं हैं। मैंने जैसे कि बताया कि 1995 में जब भारत में स्मार्ट मोबाइल की कल्पना नहीं की गई थी, पेजर नाम की एक चीज आई थी, आपको याद है? उस समय विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक डे बनाने, ताकि पढ़ने की हैबिट बढ़े। अब आज 23 अप्रैल को मैं गोयल साहब आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, अंदाजे कितने व्यक्तियों ने विश्व पुस्तक दिवस, भारत की 140 करोड़ कह देता हूं, मैं तो 145 कहता हूं, 140 करोड़ में से कितने लोगों ने विश्व पुस्तक दिवस बनाया होगा? मुझे नहीं लगता कि कुछ आप जैसे नहीं, चंद बुद्धिजीवी के अलावा किसी को इसके बारे में पता भी होगा। देखिए, पुस्तक किसी बुद्धिजीवी का परिचय नहीं होता। नहीं, पुस्तक तो बुद्धिजीवी, चूंकि मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए रसायन शास्त्र की पुस्तकें रखना और उनको पढ़ना ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो पुस्तक यदि मैं रसायन शास्त्र की पुस्तकें रखूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, तो फिर मेरा जीवन निरर्थक है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, हर बुद्धिजीवी किसी ना किसी सब्जेक्ट का मास्टरी होता है, वो मास्टर ऑफ ऑल तो हो नहीं सकता। जो बुद्धिजीवी होता है जरूरी नहीं है किसी विषय का भी हो, मैं ये भी जरूरी नहीं है विषय का हो, ये भी जरूरी। ये बात आपकी बहुत मुझे सही लगी जी, कि बुद्धिजीवी होना मतलब ये नहीं है कि वो किसी विषय का मास्टर भी हो। अब मैं एक व्यक्ति को ला रहा हूं और शायद ये मेरा तर्क आपको बहुत तार्किक लगेगा। एक नाम सुना होगा आपने, आचार्य रजनीश। बिल्कुल सुना है। कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कंट्रोवर्सी रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी में उनकी नहीं देखना चाहता, नहीं देखना, वो हमने नहीं देखनी, ठीक है। लेकिन कहा जाता था आचार्य रजनीश जब बोलते थे, जी, क्योंकि मैं उनका फॉलोअर नहीं हूं तो मैंने बहुत ज्यादा उनकी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं सुनी, जी, तब जो ज्ञान का पुंज उनके मुख से निकल के आता था, जी, वो जनता को मंत्र मुक्त कर देता था। कर देता होगा। ये बात नहीं हुई जब मैं 16-17 साल का था। जी, जी, तब एक पेपर भी आया करता था, मैं नाम भूल रहा हूं, ओशो का एक पेपर आया करता था, अच्छा, 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 मैं नाम पूरी तरह से भूल रहा हूं भाई साहब, रजनीश जी का। जी, तो मैं लोगों से पूछता था, मैंने कहा ऐसा क्या कारण है कि वो मंत्र मुक्त कर देते? जी, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई तपस्या करके ज्ञान ग्रहण किया। फिर मुझे बताया गया कि वो 24 घंटे में से इंसान लगभग 16 घंटे पढ़ता है, जी, 4-5 घंटे अपने दिनचर्या को करता है, 16 घंटे जो पढ़ता है वो 30 या 40 मिनट में पब्लिक के सामने रखता है। उसका तो ये स्वाभाविक बात है, उसका वो बुद्धिजीवी का एक सार्थक उदाहरण है जिसने इतना अध्ययन किया था। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ओशो रजनीश से ज्यादा अध्ययनशील कोई नहीं हो सकता। जी, तो बुद्धिजीवी अपने विषय से रिलेटेड हो, मैं तो अपने बुद्धिजीवी शब्द बहुत बड़ा होता है जी, लेकिन बुद्धिजीवी का मीन्स ज्ञानी, आप जो कहना चाह रहे हैं, ज्ञानी यदि व्यक्ति होगा वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। अब आचार्य रजनीश जी जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी, जी, मैं समझता हूं उनकी पुस्तकें जो मैंने पढ़ी है, हिंदू फिलॉसफी, जी, जीवन को प्रभावित कर देती है। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था 1981 में वर्धा जाते वक्त जब मैंने महात्मा गांधी जी की एक पुस्तक पहले पढ़ी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग अथवा आत्मकथा, पहले से आखिरी अक्षर तक पूरी पढ़ी थी, अक्षर थे। तो जब आप वो पढ़ते हैं, फिर मनन करते हैं, उनके चरित्र की एनालिसिस करते हैं, तो वास्तव में वो अध्ययन आपका कहीं ना कहीं सार्थक हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी, उनकी एक बहुत छोटी पुस्तक है,
बहुत पतली पुस्तक है, वैसे तो मेरे पास काफी है, अब मैं लाके दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अब पॉडकास्ट में से उठ के जाऊंगा नहीं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, स्वामी विवेकानंद जी किस प्रोफेशन के थे? जी हाँ, उनका प्रोफेशन था हिंदू दर्शन शास्त्र, और हिंदू दर्शन शास्त्र को शिकागो तक किस खूबसूरती से उन्होंने पहुंचाया था। ये पुस्तकों का एक महत्व था। पुस्तकें पढ़ पढ़ के आचार्य रजनीश विद्वान हुए थे, उनसे पहले स्वामी विवेकानंद जी हुए थे, महात्मा गांधी जी हुए थे। अब मैं आपको बता दूं, जब मैंने 10वीं या 11वीं की परीक्षा दी थी, मुझे याद है 74 या 75, मैंने विश्व इतिहास की झलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत सुंदर पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, उसके 2 वॉल्यूम हैं, शायद कार्टन्स में बंद है अभी, अलमारी के कारण नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है जी। फिर जब वो जेल में थे तब इंदिरा जी को वो पत्र लिखा करते थे, लेटर्स टू द डॉटर, बहुत सुंदर उनकी किताब है। तो रसायन शास्त्र में तो अपार साहित्य है ही, लेकिन उसके अलावा भी इतना साहित्य है जो मानव के जीवन को दर्शन से भर देता है। अब मैं दूसरे बिंदु को भी जरा स्पष्ट करना चाहूंगा जी। आपने मेरे से एक प्रश्न नहीं किया, चलिए मैं आज भाई साहब आपको मैं छोड़ता हूं, आप जो प्रश्न करना चाहें पहले 3-4 मेरे से कीजिए, जो भी आपके मस्तिष्क में आप कर दीजिए। मेरे पास कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि आपने मैंने जो मुझे अल्प बुद्धि ज्ञान था वो मैंने बताया, और आपने उस ज्ञान के ऊपर बहुत कुछ विस्तार से बताया, तो मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जो एक प्रश्न था जो आपने कहा था कि कानून के जरिए, वो मैंने आपके साथ थोड़ा विचार विमर्श किया कि वो कैसे संभव होगा, उसके ऊपर आपका वो आपने दिया कि वो थ्रू एआई संभव हो सकता है। बिल्कुल सही। ओके। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पुस्तकीय ज्ञान का सोर्स क्या हो? अच्छा जी, राइट। चूंकि परमात्मा ने मुझे, मैं परमात्मा का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उसने मुझे ये अवस्था दी थी कि यदि मैं 7-8 लाख की लाइब्रेरी बना लूं तो मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। और मैं कुछ समय पहले भी कह रहा था, पुस्तकों को आप अपनाइए, अपनी लाइब्रेरी बनाइए। हाँ सॉरी, अब मुझे याद आ गया, मैंने उस दिन फेसबुक पे डाला था, व्यक्तिगत पुस्तकालय का महत्व एक सेवानिवृत्त शिक्षक ही समझ सकता है। गोयल साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मैं इस समय सोलन में हूं, लगभग 70% मेरी केमिस्ट्री की बुक्स तो खुल चुकी हैं, कुछ खुलनी बाकी है। यदि ये मेरे पास नहीं होती तो आप सोचिए मेरा क्या हाल होता। आपको अपना जीवन अधूरा महसूस हो रहा था। पुस्तकें आई इस चीज का, और उन पुस्तकों से थोड़ा बहुत ज्ञान लेके फिर मैं कोशिश करता हूं कि YouTube में अपलोड कर सकूं। आप ज्ञान ले रहे हैं, आप जब पहले से ज्ञानी हैं। नहीं, ज्ञानी नहीं हूं, इसीलिए ले रहा हूं। पुस्तकें आपके जीवन का एक तरह से वो कहते हैं ना, ऑक्सीजन है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, आपके लिए, मेरे लिए बिल्कुल ऑक्सीजन है। अब मैं आपको एक हास्यास्पद बात बताऊं, देखिए थोड़ा सा ये बात मैं आपको बता रहा हूं डर की, क्योंकि ज्यादातर मैं अध्ययन अपने कमरे में विश्वविद्यालय में किया करता था जी। सुबह 9 बजे चला जाऊं, 8:30 चला जाऊं, चाबी हम लोगों को रूम्स की हमारे पास रहती थी, लेबोरेटरीज की नहीं। तो वो अपना खोल गए, बैठ गए, तो वहां 3-4 अलमारियां भरी हुई थी जी। मेरी पत्नी कई बार ऑफिस में आती थी किसी काम से, उनकी नजर पड़ती थी, कभी उन्होंने पूछा नहीं इनके अंदर क्या है, खोल के भी नहीं देखा। अब जब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, घर में भी थी, घर में भी 2 अलमारियां थी, मैंने कहा अब इन पुस्तकों को मैं घर लेके जाऊंगा तब मेरा क्या हाल होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है महिलाओं की, शी इज ऑल्सो एमकॉम एलएलबी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन एक महिलाओं की साइड, अरे इतनी पुस्तकों को आप पढ़ोगे क्या? मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो सोलन में हैं, उन्होंने शायद मेरी पुस्तकों को देख लिया होगा। तो एक दिन बड़ा, मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं, बड़ा विचित्र प्रश्न मेरे से किया था, ये जो इतनी मोटी पुस्तकें हैं, क्या आप किसी दिन किसी पुस्तक को निकाल के पढ़ोगे भी? जी। अब मैं उस समय निरुत्तर हो गया था। जी। आपने ऑक्सीजन की बात कही ना, मुझे लगा मेरे शरीर से पूरी ऑक्सीजन निकाल ली गई है, ये क्या करके ऑक्सीजन निकाल देंगे। दर्शन करने के लिए थोड़ी पुस्तक, यदि दर्शन करने के लिए फिर तो 8 लाख की कोई छोटी मोटी कार ले लेते। कार लेते। तो इसलिए शिक्षक अपने जीवन में
बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। आज बहुत रहस्य में बात बता रहा हूं फिर आपसे, जी चूंकि पुस्तकों में चर्चा हो रही है। जी मैं पहले भीलवाड़ा में था। राइट। ये उदाहरण कृपया हर कोई सुने, आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। महिलाएं विशेषकर सुने। काफी मेरी एक लाइब्रेरी मैगजीन्स की भी थी। कुछ मैगजीन्स ऐसी होती हैं जिनकी सार्थकता कभी खत्म नहीं होती, और उसमें से मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। एक आगरा से उपकार पब्लिकेशन की प्रतियोगिता दर्पण है जी अभी भी मैं प्रतियोगिता दर्पण लाता हूं। सबसे पहला इशू मैं दावे के साथ कह रहा हूं जुलाई 1978 में आया था, जी और उस मैगजीन की कीमत थी 3 रुपए जी और आज मैं उसी मैगजीन को खरीद कर लाता हूं 125 रुपए की। ओके। क्या टाइम भी हो गया, टाइम एक काफी लंबा टाइम हो गया, 50 साल हो गए होंगे मैं समझता हूं, 45 साल हो गए, हो गए। ठीक है। अब काफी मेरा कलेक्शन था, योजनाएं में लिया करता था। एक मैगजीन आती है योजना, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आविष्कार, साइंस। अब क्या हुआ कि जब नए मकान में जाने लगे तो मैंने आपको बताया पार्टनर में हमने एक से दूसरे मकान में शिफ्ट किया। पत्नी को लगा, तब तक वो किताबें घर नहीं आई थी, ये 2016 अप्रैल की बात है, तो वो धीरे धीरे सामान शिफ्ट कर रहे थे जी जो मैं भीलवाड़ा से 2 कार्टन लेके आया था, ऐसे कैसे पड़े हुए थे। जी कुछ में हिंदी की बुक्स थी, ये मैं आपको बता दूं, वो मैंने खोली नहीं थी अभी, और कुछ प्रतियोगिता दर्पण का अपार संसार था। मैं कहता हूं आज मैं यदि अपनी केमिस्ट्री की, मैं ऑथर्स का नाम नहीं ले रहा हूं, मॉरिसन बर्टली ले लेता हूं, जेरी मार्च खरीदने जाऊं मुझे मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन यदि मैं एक प्रतियोगिता दर्पण 1990 या 2000 की खरीदने जाऊं, वो पत्रिका मार्केट में। तो एक मेरी पढ़ी लिखी पत्नी ने उन मैगजीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओह अच्छा। कि इसको हम कहां रखें। कहाँ रखें। और उस समय मेरे दिमाग में ये विचार था जब मैं खरीदा था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब मेरे को केमिस्ट्री के अलावा कुछ पढ़ने की इच्छा करेगी, तब मैं इन पत्रिकाओं का तब इनको पढ़ूंगा। तो मैं कुछ पत्नी भी संकोच करती थी, मैं उससे पूछता रहता था, मैडम वो मैगजीन कहाँ है दिख रही, मैंने ऊपर रख दी है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, जबकि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। डिस्ट्रॉय कर दी थी उन्होंने। अभी मैं गत वर्ष जब गया हूं लास्ट मंथ, जो अपनी जनरल बुक्स लेके आया हूं, जो अभी खुली भी नहीं है, कुछ खुली है, मैंने कहा मैडम वो अब प्रतियोगिता दर्पण का समय आ गया है, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने किया, बोली ऊपर रखिए। अच्छा जी ठीक है। अब आपसे एक बात कहूंगा, जरा आप 20-40 लगभग 2500 पत्रिकाएं होंगी टोटल। उसमें 2500 प्रतियोगिता दर्पण भी होगी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, अच्छा, बहुत अच्छी मैगजीन आती थी, या, सीएसआर ये तो मैंने सुना, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, बहुत अच्छी मैगजीन आती थी, बहुत इंटेलेक्चुअल वो भी लेता था। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण तो मैं मिस नहीं करता था, पाटन में मिलती नहीं थी गुजरात में, तो मैं अपने जिया जी को जयपुर में के रखता था और वो लाके रखता था, और वो फिर मैं इकट्ठी ले आया करता था। तो जब उन्होंने मुझे वो कार्टन दिखाया, उसमें कुछ थोड़ी सी आविष्कार भी एक मैगजीन आती थी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उसमें 20 या 30 आविष्कार देखे। मैंने कहा मैडम क्या यही हैं या और भी कुछ हैं। बोले बस यही है। फिर एक बार वो कंडीशन आ गई थी जैसे शरीर में से पूरी ऑक्सीजन निकल रही हो और लगता है कार्बन डाइऑक्साइड ने कब्जा कर लिया है। तो किसी के पुस्तकालय के निर्माण में उसका सहयोग करें जी। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये मेरी पत्नी की मैं बिल्कुल गलती नहीं मानता। शी इज एमकॉम एलएलबी और शी वाज 3rd पोजीशन होल्डर इन विक्रम इन एलएलबी। लेकिन एक अपने विजन का फर्क होता है। मैंने खरीदी थी रिटायरमेंट के बाद, ये मेरे लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आज आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये मैं कहता हूं ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, बताया। अच्छा अब ये भी आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था, आज ही मैंने कहा लोग सोचते हो कि ये दिखाने के लिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि हमारे देश में स्त्रियां सोना सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए पहन के नहीं जाती, दूसरे को दिखाने के लिए ज्यादा पहन के जाती है कि तेरे से मेरे पास सोना ज्यादा है। तो मैं इस बात पर भी आऊंगा, आपका गोल्ड ये पुस्तकें हैं। पुस्तकें बिल्कुल सही है, ये आपको दिखानी ही चाहिए। पुस्तकें, मैं उस व्यक्ति का मुझे नाम याद नहीं है जिसने ये विश्व पुस्तक दिवस शुरू किया था, लेकिन उसका हृदय से आभार प्रकट करूंगा। और अंत में 2-3 वाक्य ज्ञान के लिए जरूर कहना चाहूंगा।
मेरे पास 500-600 पुस्तकें होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी लगभग, मैं ये मानता हूं। जो भी है। जी भाई साहब, जो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, अच्छा, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं, होगी। वो यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी है, नहीं कांग्रेस लाइब्रेरी बोलते हैं उसको, या यूके की है। जो यूएसए की लाइब्रेरी है उसमें भी तकरीबन 25 करोड़ पुस्तकें, होगी। 3000 एम्प्लॉय, 3100 एम्प्लॉय काम करते 3100 एम्प्लॉय काम करते हैं। हैं। और जो यूके की लाइब्रेरी है उसमें लगभग 2100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। न जी, यूएसए की बड़ी होगी लाइब्रेरी। अब जनरली ये देते हैं, लेकिन जब हम बहुत गहराई से कई जगह सोर्स में जाएं, वही वाली बात आ जाती है, कहीं 25 करोड़, कहीं 26 करोड़। अच्छा, लाइब्रेरी में पुस्तकें भी हैं, फिर आजकल ई मटेरियल भी आ जाता है उसमें, और उसमें फिर पिक्चर्स भी आ जाती हैं, पिक्चर भी आ जाते हैं उसमें। ये सब चीजें आ जाती हैं। तो टोटल मटेरियल और बुक्स। और जो भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो कैलकाटा में है, अच्छा। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी काफी बड़ी लाइब्रेरी है, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन लगभग 2011 में, यदि मैं सही हूं तो, मद्रास में अन्ना लाइब्रेरी बनी है। अच्छा, और वो अन्ना लाइब्रेरी जो बनी है, शायद अन्नादुरई, यस, अन्नादुरई तमिलनाडु के जो प्रथम चीफ मिनिस्टर थे क्या जी? चीफ मिनिस्टर थे, अन्नादुरई। उनकी एक विशेषता मैं और साथियों को बता दूं, कहीं पढ़ रहा था, मैं आश्चर्यचकित हो गया था, सही है या गलत ये मैं नहीं कह सकता। उनकी अंतिम शव यात्रा में 1.5 करोड़ लोग थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। एनीवे, उनके नाम पे जो मद्रास में लाइब्रेरी बनी है, काफी बड़ी अन्ना लाइब्रेरी बनी है जी। यही मैं कहूंगा, नालंदा विश्वविद्यालय में अनेकों पुस्तकें थी,